किम जोंग उन ने दुश्मनों को सबक सिखाने का फैसला किया। किम जोंग उन ने देखा कि उत्तर कोरिया का नया युद्धपोत एक विनाशकारी लॉन्च में तबाह हो गया। उत्तर कोरिया पूरी दुनिया के सामने बेनकाब और अपमानित हो गया। इसे और भी ज्यादा शर्मनाक बना दिया किम का आत्मविश्वास, क्योंकि उत्तर कोरिया की ताकत दिखाने के लिए बनाया गया युद्धपोत उन्हीं के सामने डूबने लगा। यह लगभग सभी के लिए मजाक का विषय बन गया, सिवाय उन कुछ लोगों के जिन्होंने गहराई से जांच की और यह डरावनी सच्चाई जानी कि उत्तर कोरिया दुनिया के लिए वास्तव में कितना खतरनाक बनता जा रहा है। या मुझे कहना चाहिए, कोई है जो इसे ऐसा बनने में मदद कर रहा है। उत्तर कोरिया के लिए इतनी जल्दी एक जहाज बनाना बाहरी मदद के बिना असंभव होता। माइक प्लंकेट जेम्स डिफेंस इंटेलिजेंस कंपनी में नौसेना विश्लेषक हैं। उत्तर कोरिया ने खुद को कैसे शर्मिंदा किया और अपना डरावना रूप कैसे उजागर किया। अब शुरू करने से पहले इस वीडियो को इतने लाइक्स से बमबारी कर दो कि ये किम जोंग उन की फीड में पहुंच जाए, ताकि वो अपनी शर्मिंदगी का विस्तृत विश्लेषण देख सके। 21 मई 2025 को उत्तर कोरिया ने गर्व और ताकत के प्रतीक पल की तैयारी की। चोंगचिन शिपयार्ड में सैन्य नेताओं और जहाज निर्माताओं के बीच देश अपनी सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक परियोजनाओं में से एक शुरू करने जा रहा था। कोंगकों 5000 टन का विध्वंसक जहाज है जो नई चेहोन श्रेणी में शामिल है। यह जहाज साधारण नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक था। उन्नत रडार, मिसाइल लॉन्च क्षमता और आधुनिक ढांचे से लैस कोंगकों पुराने सोवियत युग के जहाजों से काफी बेहतर था, जिन पर उत्तर कोरियाई नौसेना सालों से निर्भर थी। यह उत्तर कोरिया में बने सबसे बड़े और उन्नत जहाजों में से एक था और संदेश साफ था, वे अपनी नौसेना को आधुनिक बनाना चाहते थे और दुनिया को अपनी तकनीकी प्रगति दिखाना चाहते थे। लॉन्च को सुचारू और नाटकीय बनाना था। किसी भी पारंपरिक जहाज की तरह पोत को स्लिपवे पर रखा गया था ताकि वह पानी में फिसलकर उतर सके। सिद्धांत रूप में गुरुत्वाकर्षण और नियंत्रित तंत्र जहाज को बंदरगाह तक मार्गदर्शन करते। किम जोंग उन खुद उस पल के लिए कैमरों के सामने सबसे आगे और केंद्र में थे। अधिकारी सावधान थे, सब तैयार था। जो हुआ वो आपदा से कम नहीं था। जैसे ही लॉन्च शुरू हुआ, जहाज का पिछला हिस्सा, जिसे स्टर्न कहते हैं, उम्मीद के मुताबिक नीचे की ओर फिसला, लेकिन आगे का हिस्सा, जिसे वो कहते हैं, हिला भी नहीं। कुछ गड़बड़ थी। पानी में आसानी से फिसलने के बजाय कौन कौन अजीब तरीके से झुकने लगा। स्टर्न समुद्र में डूबा, वो जमीन पर अटका रहा। फिर सबके सामने पूरा जहाज एक तरफ पलट गया। कुछ ही सेकंड में विशाल विध्वंसक एक तरफ झुका, आंशिक रूप से डूबा और जमीन समुद्र के बीच फंसा। उसका ढांचा और बनावट क्षतिग्रस्त हो गई थी। और ये सब कुछ उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता के बस कुछ मीटर दूर खड़े होने के दौरान हुआ। खैर, उन अधिकारियों को शुभकामनाएं जो जिम्मेदार थे। किम जोंग उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और तीव्र थी। गवाहों ने कहा वह हैरान और गुस्से में थे। राज्य मीडिया, जो शायद ही कभी गलती मानता है, ने बाद में इसे पूरी लापरवाही से हुआ आपराधिक कृत्य बताया। एक ऐसे देश में जहां सार्वजनिक आलोचना नहीं होती, यह बयान बहुत बड़ा था। इससे संकेत मिला कि किसी को इस शर्मिंदगी की कीमत चुकानी होगी। लॉन्च के तुरंत बाद असफल उपग्रह की तस्वीरें फैल गईं, जो गोपनीयता और नियंत्रण वाले शासन के लिए बड़ी समस्या थी। उत्तर कोरिया इसे छुपा नहीं पाया। दुनिया पहले ही देख चुकी थी। कहानी प्रतिक्रिया से पहले ही बाहर आ गई थी। घटना के कई दिन बाद तक सरकारी मीडिया ने न कोई फोटो, न सुर्खियां और न ही स्पष्टीकरण दिया। यह वह तरह की चुप्पी थी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। लेकिन पर्दे के पीछे रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान पहले ही शुरू हो चुके थे। सैन्य कर्मियों ने शिपयार्ड को घेर लिया। मजदूरों को जल्दी जल्दी अंदर भेजा गया और जहाज को वापस पाने और संभवतः बचाने के प्रयास किए गए। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। सिर्फ जहाज को ही नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया की छवि को भी। एक ऐसा देश जो खुद को परिपूर्णता और अनुशासन पर गर्व करता है, उसने अभी एक बड़ी सार्वजनिक गलती की थी। जब पूरी दुनिया देख रही थी तो इसे ठीक करने या ठीक दिखाने का दबाव अभी शुरू हुआ था। अधिकांश लोग मजाक उड़ाकर निकल गए, लेकिन जो बड़ी तस्वीर देख रहे थे उन्होंने समझा कि उत्तर कोरिया दुनिया के लिए कितना डरावना है। एक युद्धपोत के लॉन्च से उसकी ताकत उजागर हुई। इसे समझने के लिए उत्तर कोरिया की नौसैनिक क्षमताएं देखनी होंगी। यह देश 2500 किमी या 1560 मील से अधिक समुद्री तट नियंत्रित करता है, जो पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाओं में बंटा है। और उन जल क्षेत्रों के साथ साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेड़ों में से एक का संचालन करता है।
अनुमानित रूप से 64 से 86 पनडुब्बियां, इसमें करीब 40 सेंग-ओ श्रेणी, 20 रोमेरो श्रेणी की डीजल और युगो व योनो मिनी पनडुब्बियां शामिल हैं। ये गुप्तता, घुसपैठ और जासूसी के लिए बने हैं। कागजों पर यह बड़ा पनडुब्बी बेड़ा है, लेकिन असल में इनकी ज्यादातर पनडुब्बियां पुरानी और शोरगुल वाली हैं, जो लंबे संचालन में कठिन हैं। फिर भी आधुनिकता की कमी वे चौंकाने वाली रणनीति से पूरी कर लेते हैं। 2015 की एक घटना में उत्तर कोरिया ने कभी कभी अपनी पनडुब्बी सेना के 70% या लगभग 50 जहाज बिना पकड़े तैनात कर दिए थे। किम जोंग उन ने इसे ज्यादा घातक बनाने का फैसला किया। उन्होंने बेड़े के आधुनिकीकरण को गंभीरता से आगे बढ़ाया है। सिर्फ पुराने मिनी सबमरीन पर निर्भर रहने के बजाय उत्तर कोरिया ने गोरे क्लास सिनपोसी और हीरो किम कुनोक जैसी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में निवेश किया है, जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम हैं। जैसे पोकोक्सोंग सीरीज, आपने सही सुना, बैलिस्टिक मिसाइलें। ये उत्तर कोरिया को समुद्र के नीचे से जापान और दक्षिण कोरिया के लक्ष्यों को धमकी देने की अनुमति देती हैं। डीजल इंजन की सीमित क्षमता के बावजूद इनकी मौजूदगी दुश्मनों को अपनी सुरक्षा पर फिर सोचने को मजबूर करती है। पनडुब्बियों के अलावा सतही बेड़े में लगभग 470 जहाज शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर छोटे तेज हमला नौकाएं, गश्ती जहाज और कारवेट्स हैं। यह तटीय रक्षा, तेज छापेमारी और जरूरत पर व्यापार मार्ग या नाकेबंदी बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल में प्योंगयांग ने परमाणु सक्षम ड्रोन, आधुनिक मिसाइल कार्वेट्स और अपग्रेडेड जहाजों से बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने की क्षमता दिखाई है। ये कदम नौसैनिक क्षमता पर बढ़ते ध्यान को दिखाते हैं। उत्तर कोरिया के लिए नौसैनिक शक्ति बनाना तटों की रक्षा से ज्यादा है। पुराने जहाज और पनडुब्बियां भी अनिश्चितता लाते हैं और उत्तर कोरिया को अप्रत्याशित हमला करने की क्षमता देते हैं। दिखावे और अस्तित्व आधारित शासन में आधी तरह की पनडुब्बी भी मजबूत प्रतिरोधक हो सकती है। अब पलटी हुई कैंकों की घटना एक बार की तकनीकी विफलता जैसी लग सकती है। अगर ध्यान दें तो पाएंगे उत्तर कोरिया ने चुपचाप कागजों पर शक्ति इकट्ठा की है। यह उभार कोई संयोग नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे एक शक्तिशाली खिलाड़ी द्वारा चुपचाप और रणनीतिक रूप से समर्थन प्राप्त है। उत्तर कोरिया के नए युद्धपोतों के डिजाइन में रूसी भागीदारी के संकेत हैं, खासकर रूस की ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट्स से तुलना करने पर। स्टर्न, यहाँ दोनों वर्गों में उनके पास एक ही मूल चौकोर आकार है। फोरडेक और बो का प्रोफाइल दोनों में एक जैसा या बहुत मिलता जुलता है। अप्रैल में लॉन्च किए गए चीक्यूंग विध्वंसक की तस्वीरें भी रूसी युद्धपोत से काफी मिलती जुलती हैं। हाँ, यह उत्तर कोरिया रूस के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी है। जब शासन ने अचानक चिकने आधुनिक दिखने वाले विध्वंसक दिखाए जो उच्च श्रेणी के रूसी युद्धपोतों जैसे दिखते थे, तो विश्लेषकों ने इस पर ध्यान दिया। कुछ लोगों ने रूस के एडमिरल गोरोविच श्रेणी के फ्रिगेट्स से अजीब समानताएं भी बताईं। चौकोर पिछला हिस्सा, पतवार प्रोफाइल, अलग चाइन लाइन और तीखा धनुष झुकाव जैसी विशिष्ट डिजाइन विशेषताएं। ये सतही समानताएं नहीं, बल्कि तकनीकी इनपुट से गहरे संकेत देती हैं। कैथरीन डील जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई अलग थलग देश तेजी से सैन्य तकनीक बढ़ाता है, तो अक्सर पर्दे के पीछे कोई मदद करता है। इस मामले में सारे संकेत रूस की ओर हैं। ये सहयोग उत्तर कोरिया को बड़ी बढ़त देगा। उत्तर कोरिया के पास इतनी जल्दी उन्नत युद्धपोत बनाने की क्षमता ही नहीं है। यहाँ तक कि चीन, जिसकी सैन्य औद्योगिक क्षमता बहुत बड़ी है, उसे भी एक विध्वंसक जहाज बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लगता है। क्योंकि युद्धपोत, खासकर विध्वंसक और युद्धपोत, सिर्फ धातु के बड़े टुकड़े नहीं होते, वे बेहद जटिल मशीनें होती हैं। एक युद्धपोत बनाने में हजारों पुर्जे लगते हैं, जैसे उच्च शक्ति वाले पतवार प्लेट, उन्नत रडार सिस्टम, हथियार, प्रणोदन और इलेक्ट्रॉनिक्स। हर सिस्टम को सावधानी से डिजाइन, निर्मित, एकीकृत और परीक्षण करना पड़ता है। सिर्फ विशेष स्टील और बख्तरबंद ग्रेड सामग्री जुटाने में ही महीनों लग सकते हैं। फिर इसमें श्रम भी शामिल है। यहाँ तक कि अमेरिका या जापान जैसे बड़े औद्योगिक देशों में भी एक बड़ा युद्धपोत बनाना आमतौर पर 3 या 4 साल लेता है। सामान्य परिस्थितियों में, उदाहरण के लिए, आमतौर पर जापान और दक्षिण कोरिया को एक फ्रिगेट या विध्वंसक बनाने में लगभग 3 साल लगते हैं। यूरोप को 3 से 6 साल लगते हैं और अमेरिका को अक्सर इससे भी ज्यादा समय लगता है। असल में दशकों पहले भी युद्धपोत बनाना एक बेहद कठिन काम था। 1930-40 के दशक में जर्मनी के बिस्मार्क को बनाने में करीब 3 साल और जापान के यामाटो को 4 साल से ज्यादा लगे, जो सबसे भारी युद्धपोतों में है।
यहाँ तक कि अमेरिका, जो अपनी युद्धकालीन दक्षता के लिए जाना जाता है, ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक युद्धपोत बनाने में औसतन 2.5 से 3 साल का समय लिया था। और यह सब 24 घंटे काम, अनुभवी शिपयार्ड्स और विशाल संसाधनों के बावजूद था। उत्तर कोरिया के लिए सीमित संसाधनों, कम अनुभवी जहाज निर्माताओं और पुरानी अवसंरचना के साथ 400 दिनों में 2 उन्नत युद्धपोत लॉन्च करना संदेहजनक है। या तो ये जहाज उतने सक्षम नहीं हैं जितने दिखते हैं, या रूस उनकी मदद कर रहा है, जो साफ नजर आता है। और ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं है, जहाजों पर रूसी हार्डवेयर के भी संकेत मिले हैं। विश्लेषकों ने जहाजों पर प्यान-सिरेम शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम देखा है, जिसे रूस ने कभी निर्यात नहीं किया। ऐसा ट्रांसफर सामान्य नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ किरजाइल्स के अनुसार मॉस्को यह तकनीक उन्हीं देशों से साझा करता है जिनसे वह गहराई से जुड़ना चाहता है। तो उत्तर कोरिया को तो बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? लेकिन असलियत आपकी सोच से काफी अलग है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि न कोई स्थायी दुश्मन होता है, न दोस्त, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। तो रूस को इसमें क्या लाभ है? देखा आपने, यूक्रेन युद्ध और पाबंदियों के बाद रूस ऐसे साझेदार तलाश रहा है जो प्रतिबंधों से निपटने में मदद करें। उत्तर कोरिया इसमें पूरी तरह फिट बैठता है। किम जोंग उन को उन्नत तकनीक मिलती है और रूस को पूर्वी एशिया में वफादार साथी, दोनों के लिए फायदेमंद है। किम का 2023 में रूस के पैसिफिक फ्लीट बेस दौरा अब और अहम लगता है। पीछे देखें तो जिसे सद्भावना यात्रा कहा गया, वह शायद पर्दे के पीछे नौसैनिक तकनीक के बदले हथियार, समर्थन या संसाधनों का सौदा था। कई खुफिया रिपोर्टों के अनुसार रूस अब हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती में पैसा लगा रहा है ताकि यूक्रेन में अपनी जंग को आगे बढ़ा सके। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार अब तक 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क जैसे मोर्चों पर भेजे गए हैं और यह संख्या 15,000 तक हो सकती है। असल में सूत्रों का कहना है कि हम 1 साल के भीतर रूस में तैनात 10,000 तक उत्तर कोरियाई सैनिकों को देख सकते हैं। भुगतान काफी बड़ा है। अनुमान है कि रूस हर सैनिक को हर महीने लगभग $2,000 का भुगतान कर रहा है। यह 11,000 सैनिकों के लिए $2.2 करोड़ से भी ज्यादा है और यह बहुत तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन इसमें एक पेंच है। विश्लेषकों का कहना है कि पैसे का बड़ा हिस्सा सैनिकों तक नहीं पहुंचेगा। उत्तर कोरिया में जहां औसत मासिक वेतन $1 से भी कम है, यह संभावना है कि किम जोंग उन और उनका करीबी समूह ही कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपनी जेब में डाल रहे हैं। पुतिन के लिए यह साझेदारी 2 बड़ी समस्याओं का समाधान करती है। यह जनशक्ति को आउटसोर्स करके अपनी आबादी पर दबाव कम करती है और यह उनके आक्रमण की गति बनाए रखने में मदद करती है। रूस के हथियार कम होने और हताहत बढ़ने के बावजूद उत्तर कोरिया ने 2022 के अंत में तोप के गोले भेजकर समर्थन शुरू किया, जो बाद में बैलिस्टिक मिसाइलों तक बढ़ गया। अब जमीन पर सैनिक तैनात हैं, जिनमें कुछ विशेष और प्रशिक्षित इकाइयों से हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने कहा कि उन्हें पकड़े जाने पर खुद को मारने का आदेश मिला है। उत्तर कोरिया के लिए इनाम सिर्फ पैसा नहीं है, असल मूल्य रूसी सैन्य विशेषज्ञता की पहुंच में है। समर्थन के बदले प्योंगयांग को उन्नत तकनीकें मिल रही हैं, जिससे वह पनडुब्बी, मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट क्षमताएं बेहतर बना सकता है। इन सब बातों से यह समझ में आता है कि उत्तर कोरिया, जो भारी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव में है, अचानक उन्नत युद्धपोत लॉन्च कैसे करने लगा है। 2024 में यह साझेदारी चरम पर थी। जून 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक व्यापक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आपसी सहायता का वादा किया गया। अगर किसी भी देश को तथाकथित आक्रामकता का सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो दूसरा देश उपलब्ध सभी साधनों से तुरंत सैन्य और अन्य सहायता देने के लिए बाध्य है। हालांकि पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई, दोनों नेताओं ने इसे शीत युद्ध के बाद मॉस्को और प्योंगयांग के बीच सबसे मजबूत संबंध बताया। यह समझौता सुरक्षा, व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को शामिल करता है। लेकिन समय और संदर्भ बहुत कुछ बयां करते हैं। पुतिन की 24 साल में पहली प्योंगयांग यात्रा ऐसे समय हुई जब पश्चिम हथियारों के बदले सहायता समझौते को लेकर चिंतित था। उत्तर कोरिया रूस को बेहद जरूरी गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है और बदले में उसे आर्थिक समर्थन और उन्नत सैन्य तकनीक मिल रही है, जो किम के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को और बढ़ावा दे सकती है। शिखर सम्मेलन के दौरान किम ने इस संबंध को आग जैसी दोस्ती कहा और इस समझौते को अब तक की उनकी सबसे मजबूत संधि बताया। अब रूस और उत्तर कोरिया औपचारिक गठबंधन में आ गए हैं।
उन्होंने रूस के यूक्रेन युद्ध को पूरी तरह समर्थन देने का वादा किया। पुतिन ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया, जो दोनों देशों के संबंधों को नई रणनीतिक ऊंचाई पर ले जाने का संकेत है। एक रिश्ता जो केवल साझा हितों नहीं बल्कि साझा दुश्मनों पर भी टिका है। लेकिन हकीकत यह है कि एक चीज उत्तर कोरिया की सारी ताकत और शक्ति को नष्ट कर सकती है जो उसने इकट्ठा की है। संख्या डरावनी लग सकती है, लेकिन असली लड़ाई में अनुभव ही सब कुछ होता है। यहीं उत्तर कोरिया पिछड़ जाता है। उसके सैनिक और उपकरण आधुनिक युद्ध में कम काम आते हैं। यूक्रेन में उनकी मौजूदगी की जो कुछ झलकियां दुनिया ने देखी हैं, वे एक तरह से शर्मनाक तस्वीर पेश करती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरियाई यूनिट्स ने खराब ट्रेनिंग और भ्रम के कारण गलती से रूसी सेना पर फायरिंग कर दी। केवल उनके सैनिक ही नहीं, उनका उपकरण भी संदिग्ध है, क्योंकि इसे जिस तरह डिजाइन और बनाया जाता है वही वजह है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाल की घटना, या यूं कहें कि कम चर्चित और शर्मनाक पहलू जो सामने आया है। कैंगकोन के साथ क्या हुआ समझने के लिए हमें उत्तर कोरिया के शिपबिल्डिंग प्रोग्राम की पूरी तस्वीर देखनी होगी। ये असफल लॉन्च सिर्फ जहाज पलटने तक सीमित नहीं था, बल्कि सैन्य विकास में जल्दबाजी और जोखिम के संकेत भी था। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया अपनी सेना को आधुनिक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और एक क्षेत्र जिसमें वे आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं वह है उनकी नौसेना। जैसा बताया था, उत्तर कोरिया का नौसैनिक बेड़ा दशकों से पुराने जहाजों पर निर्भर है। अधिकांश जहाज 1950-60 के पुराने सोवियत डिजाइन पर आधारित हैं और उच्च प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं। ये धीमे हैं, हल्के हथियारों से लैस हैं और दक्षिण कोरिया या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी आधुनिक नौसेनाओं के लिए आसान लक्ष्य हैं। अंत भरने के लिए उत्तर कोरिया ने चेह्योन क्लास नामक नए विध्वंसक जहाज बनाने शुरू किए। ये जहाज बड़े, आधुनिक दिखने वाले और उन प्रणालियों से लैस हैं जिनकी आप उन्नत नौसेनाओं से उम्मीद करते हैं। कांगकों इस श्रेणी का दूसरा जहाज था। पहला चेह्योन 2023 में लॉन्च हुआ था। अब सतह पर देखें तो ह्यून श्रेणी काफी प्रभावशाली दिखती है। ये जहाज लगभग 5000 टन के हैं और ये आकार इतना बड़ा है कि इसे गंभीरता से लिया जाए। इसमें आधुनिक रडार टावर, वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेल्स जैसी बनावट और स्टेल्थ प्रेरित कोणीय पतवार डिजाइन है। लेकिन दिखावट हमेशा प्रदर्शन जैसी नहीं होती। जहां ये जहाज बाहर से आधुनिक लगते हैं, वहीं अंदरूनी सूत्रों और सैटेलाइट विश्लेषकों ने इनके अंदर को लेकर संदेह जताया है। खासकर जब आप सोचें कि इन्हें कितनी जल्दी बनाया गया है। तो उत्तर कोरिया ने इसे इतनी जल्दी कैसे बना लिया? सैटेलाइट तस्वीरों में जल्दबाजी में की गई वेल्डिंग, जहाज के ढांचे पर असमान पैनलिंग और यहां तक कि पेंटिंग में भी असंगति के संकेत दिखे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रडार, सोनार और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आंतरिक सिस्टम या तो अधूरे हैं या बिना परीक्षण के हैं। लॉन्च के समय यहां तक कि जहाज का कुल संतुलन भी ठीक नहीं लग रहा था। लॉन्च के समय जहाज का पिछला हिस्सा पहले पानी में गया और आगे का हिस्सा रैंप पर अटक गया, जिससे पता चलता है कि वजन का वितरण ठीक नहीं था। इतने बड़े जहाज के लिए यह कोई छोटी गलती नहीं है। संतुलन गलत होने से वही हो सकता है जो हुआ, और यह सिर्फ अटकलें नहीं हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने आधिकारिक तौर पर कहा कि जहाज को पानी में एक तरफ झुका हुआ देखा गया था। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करने के बाद बताया कि जहाज को सही तरीके से सहारा नहीं दिया गया था। जब यह हिला तो एक तरफ मुड़कर आधा पानी में आधा जमीन पर फंसा रहा। एक और महत्वपूर्ण बात है, चोंगसिन शिपयार्ड जहां यह लॉन्च हुआ था, एक सैन्य शिपयार्ड नहीं है। इसने हमेशा मालवाहक और मछली पकड़ने वाले जहाज बनाए हैं, युद्धपोत नहीं। CSIS के मुताबिक इस शिपयार्ड के पास कैंगकों जैसे बड़े विध्वंसक जहाज लॉन्च करने का पर्याप्त अनुभव नहीं है। विफलता छुपाने के लिए अधिकारियों ने असफल लॉन्च के बाद शिपयार्ड के 3 अधिकारियों को हिरासत में लिया, जबकि यह पूरी तरह उनकी गलती नहीं थी। YouTube ने अभी अभी एक हैरान कर देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? दरअसल क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसीलिए आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम हैं, जैसे ये। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को चैनल शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अभी एक तरह से बिल्कुल सही समय है। YouTube रोजाना करोड़ों रुपए क्रिएटर्स को दे रहा है
और अब ज्यादा नए छोटे चैनलों को बढ़ावा दे रहा है। मुझे यकीन है कि आपके मन में चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर कई सवाल होंगे जो हमें अक्सर आपके ईमेल में मिलते हैं। इसीलिए हमने अपनी सारी यूट्यूब सलाह एक ही वीडियो में मुफ्त देने का फैसला किया है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप वह वीडियो यहीं यूट्यूब पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, लिंक या स्क्रीन कार्ड पर क्लिक करें। उत्तर कोरिया इतनी अहम चीज जल्दी क्यों करता है? इसका कारण शासन के काम करने के तरीके में छुपा है। किम जोंग उन अक्सर सैन्य परियोजनाओं के लिए बेहद महत्वाकांक्षी समय सीमा तय करते हैं, सिर्फ विकास को तेज करने के लिए ही नहीं बल्कि इन उपलब्धियों का इस्तेमाल प्रचार जीत के तौर पर भी करते हैं। नया जहाज लॉन्च एक छुपा हुआ प्रचार फोटोशूट था। एक मिसाइल परीक्षण एक जश्न में बदल जाता है। सिस्टम पूरी तरह काम करता है या नहीं, यह कम मायने रखता है। ज्यादा मायने रखता है कि सैन्य परेड या पार्टी की सालगिरह जैसे आयोजनों के लिए समय पर दिखाया जा सके। उत्तर कोरिया ने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि सैटेलाइट लॉन्च भी शामिल हैं। वे विकास प्रक्रिया को तेज करते हैं, महत्वपूर्ण परीक्षण चरणों को छोड़ देते हैं और सिर्फ समय सीमा पूरी करने के लिए परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया नहीं थमा। कैंकों के असफल प्रक्षेपण के बाद उत्तर कोरिया की तत्काल प्राथमिकता नुकसान की भरपाई करना था। सिर्फ जहाज को ठीक करना ही नहीं बल्कि कहानी को भी नियंत्रित करना था। जैसे ही जहाज पलटा, चोंगचिन शिपयार्ड के आसपास का इलाका लॉकडाउन में चला गया। साइट पर सैन्य गार्ड तैनात हुए और ऐसा लगा जैसे लॉन्च नहीं हुआ। तो उत्तर कोरिया ने जो किया उसे सिर्फ एक आपातकालीन बचाव मिशन ही कहा जा सकता है और उनके पास समय की कोई सुविधा नहीं थी। आपदा के कुछ दिनों बाद शिपयार्ड के पास गतिविधियां बढ़ीं। सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चला कि वहां क्रेन, केबल और बड़ा उपकरण लाया जा रहा था। लेकिन विश्लेषकों को जो बात वाकई चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि उत्तर कोरिया ने जहाज को उठाने के लिए जो तरीका चुना। उत्तर कोरिया ने अपनी क्षतिग्रस्त युद्धपोत को और डूबने से रोकने के लिए उसके साथ दर्जनों बड़े सफेद गुब्बारे तैनात किए हैं, जो असफल प्रक्षेपण के बाद किया गया। तस्वीरों में दिखा कि गुब्बारे आंशिक रूप से डूबे जहाज के चारों ओर हैं, जो एक तरफ झुका है। युद्धपोत को बड़े नीले तिरपालों से भी ढका गया था। यह शायद किम जोंग उन के लिए शर्मनाक विफलता को छुपाने की कोशिश है। गुब्बारों का असली उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि इन्हें जहाज को स्थिर या जल्दी मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके आकार और दिखाई देने वाले टेल फिन्स के आधार पर विश्लेषकों का सुझाव है कि ये सफेद आकृतियां एयरोस्टेट विमान हैं, जो ब्लिम्प्स के समान होते हैं और हवा या पानी में तैरने के लिए लिफ्टिंग गैस पर निर्भर करते हैं। ऐसा लगता है जैसा दिख रहा है। गुब्बारे जहाज को तैराने के लिए नहीं बल्कि उसमें और पानी भरने से रोकने के लिए लगाए गए हैं, ऐसा दक्षिण कोरियाई सांसद और सैन्य विश्लेषक यू योंग वोन ने केबल न्यूज नेटवर्क को इंटरव्यू में कहा। इस प्रक्रिया में कई दिन, शायद हफ्ते भी लग गए, लेकिन धीरे धीरे कैंको फिर से सीधी स्थिति में उठने लगा। जून की शुरुआत में जहाज को चुपचाप चोंगकिंग से न्याजिन शिपयार्ड, जो उत्तर पूर्वी तट पर है, ले जाया गया। संभवतः जहाज को विफलता की जगह से दूर ले जाकर मरम्मत नियंत्रित वातावरण में जारी रखी गई। कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, पर सैटेलाइट फुटेज से दिखा कि केंगकोंग नाजिन में डॉक है और मरम्मत हो रही है। लेकिन यह फिर भी शासन के लिए अच्छी खबर नहीं थी। हालांकि हमारे पास सीधी पहुंच नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शायद सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे जहाज के पलटने और आंशिक डूबने पर पानी उन हिस्सों में घुस सकता है जो पूरी तरह सील नहीं थे। रेडार, मिशन कंट्रोल यूनिट, नेविगेशन गियर और संचार उपकरण जैसी प्रणालियां बहुत संवेदनशील होती हैं। खासकर खारा पानी कुछ ही दिनों में जंग लगा सकता है। तो भले ही बाहर से छेद सही सलामत दिख रहा हो, अंदर की हालत शायद कुछ और ही थी। स्टारबोर्ड साइड पर भी खरोंच और संरचनात्मक नुकसान के साफ निशान थे, वही हिस्सा जो पानी और स्लिपवे से टकराया था। लॉन्च के दौरान यह मुमकिन है कि कुछ बाहरी हथियार, माउंट्स, एंटीना सिस्टम्स या यहाँ तक कि जहाज के ढांचे के कुछ हिस्सों को बदलना या मरम्मत करना पड़ा हो। फिर भी 12 जून को विफलता के एक महीने के अंदर ही उत्तर कोरिया ने एक और लॉन्च समारोह आयोजित किया। किम जोंग उन फिर नानजिन में मौजूद थे और इस बार लॉन्च योजना के अनुसार हुआ। तस्वीरों में वे मुस्कुराते, जहाज का निरीक्षण करते और नौसेना अधिकारियों को सलाम करते दिखे। संदेश स्पष्ट था, समस्या को ठीक कर लिया गया था और केंको फिर से पटरी पर आ गया था। लेकिन बाहरी पर्यवेक्षक आश्वस्त नहीं थे। बाहर से देखने पर हाँ, जहाज को सीधा कर दिया गया था,
मरम्मत कर दी गई थी और फिर से लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या यह वास्तव में युद्ध के लिए तैयार है? अब तक किसी ने जहाज का असली समुद्री परीक्षण नहीं देखा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह खुले समुद्र में चला हो, न ही रडार परीक्षण, मिसाइल लॉन्च या यहाँ तक कि बुनियादी युद्धाभ्यास का कोई वीडियो सामने आया है। यह गंभीर खतरे का संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार युद्धपोत की आंतरिक प्रणालियां खारे पानी से क्षतिग्रस्त होने पर बड़े हिस्से बदले बिना मरम्मत लगभग असंभव है। इसके लिए समय और उन्नत उपकरण चाहिए जो उत्तर कोरिया के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो केंगकोंग अब ठीक दिख रहा है, लेकिन संचालन के लिए तैयार होने से अभी भी दूर हो सकता है। इस बीच संकेत मिलते हैं कि उत्तर कोरिया पहले ही और युद्धपोत बनाने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। संभवतः चोंगचिन शिपयार्ड और दूसरे स्थान न्यामपोल में एक और चेहयोन श्रेणी का विध्वंसक बना रहा है। पहले विध्वंसक के कमीशनिंग समारोह के दौरान किम जोंग उन ने स्पष्ट कर दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा, हम अगले साल भी इसी श्रेणी के युद्धपोत बनाएंगे। हम हर साल बहुउद्देशीय विध्वंसक बनाएंगे और आप जानते हैं इसका खामियाजा किसे भुगतना होगा? वो इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। अधिकतर देशों में असफल युद्धपोत लॉन्च को तकनीकी विफलता माना जाता है। जांच शुरू होगी, संभवतः इंजीनियरिंग टीम पर आरोप लगेंगे, फिर सब कुछ चुपचाप आगे बढ़ेगा। लेकिन उत्तर कोरिया ज्यादातर देशों जैसा नहीं है। इस शासन में सार्वजनिक गलतियों को गंभीर अपराध माना जाता है और किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों में पार्टी की केंद्रीय समिति के शस्त्रागार और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। राज्य विज्ञान अकादमी के डायनेमिक संस्थान, किमचेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल शिप डिजाइन इंस्टीट्यूट और चोंगशिन शिपयार्ड को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुछ ही दिनों में ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि जहाज के डिजाइन, निर्माण और लॉन्चिंग से जुड़े कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है या वे सार्वजनिक रूप से अचानक गायब हो गए हैं। पहले जिन नामों का जिक्र हुआ उनमें से एक होंग किल हो थे, जो चोंगशिन शिपयार्ड के प्रमुख थे। वह उत्तर कोरिया की नौसैनिक विस्तार में अहम थे और अधिकारियों ने उन्हें तलब किया था। एक और प्रमुख व्यक्ति थे वाइस एडमिरल किम म्योंग सिक, जो देश के शीर्ष नौसेना कमांडरों में से एक थे। वह पहले भी राज्य मीडिया और तस्वीरों में नजर आ चुके हैं। अक्सर निरीक्षणों और कार्यक्रमों के दौरान किम जोंग उनके बगल में खड़े रहते थे, लेकिन असफल प्रक्षेपण के बाद उनका नाम आधिकारिक रिपोर्टों से गायब हो गया। पर्यवेक्षकों ने देखा कि उन्हें हाल की तस्वीरों से भी हटा दिया गया था। उत्तर कोरिया में जब कोई राज्य मीडिया से गायब होता है तो यह आमतौर पर अच्छा संकेत नहीं होता। इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि उन्हें फांसी दे दी गई है, लेकिन अक्सर इसका मतलब होता है कि उन्हें बाहर कर दिया गया है, उनके पद से हटा दिया गया है, श्रम शिविरों में भेज दिया गया है या जेल में रखा गया है। शासन आमतौर पर इन कार्रवाइयों की घोषणा नहीं करता, पर समय के साथ पैटर्न दिखते हैं। लोगों को सार्वजनिक जीवन से हटा दिया जाता है और उनके नाम नहीं लिए जाते। यहाँ भी यही हुआ। उत्तर कोरिया के लिए इस तरह की कठोर सजा कोई नई बात नहीं है। दरअसल यह एक लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का हिस्सा है। जब भी कोई बड़ा सैन्य प्रोजेक्ट असफल होता है या शासन को शर्मिंदा करता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी ठहराया जाता है। कभी कभी उन्हें फांसी भी दी जाती है ताकि यह दिखाया जा सके कि गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले वर्षों में उपग्रह प्रक्षेपण विफल होने पर कई एयरोस्पेस वैज्ञानिकों को भी ऐसे ही परिणाम झेलने पड़े थे। इसके अलावा एक मिसाइल परीक्षण की विफलता के बाद यह बताया गया कि जिम्मेदार कुछ इंजीनियरों को या तो जेल में डाल दिया गया या उनके पदों से हटा दिया गया। ऊपरी तौर पर यह लक्ष्य हासिल करने का एक बहुत सख्त और अनुशासित तरीका लगता है, लेकिन असल में यह किम जोंग उन की छुपी हुई असुरक्षा है। असल में यह डर और अनुशासन बनाए रखने को लेकर है। ऐसे सिस्टम में जहां सारी ताकत एक व्यक्ति के पास हो, हर नाकामी उसकी सत्ता को चुनौती मानी जाती है। जिम्मेदारों को सजा देकर किम सिर्फ सेना नहीं, पूरी सरकार को साफ संदेश देता है। यह जनता और उच्च वर्ग को आश्वस्त करने का तरीका है। लापरवाह व्यक्तियों को दोषी ठहराकर किम खुद शासन की छवि की रक्षा कर रहा है। यह असफलता गलत नीति या खराब योजना से नहीं, बल्कि कुछ लोगों द्वारा आदेश न मानने से हुई। इससे व्यवस्था वही रहती है, जबकि ऊपर वाले लोग दोष नीचे वालों पर डाल देते हैं। अब समझने के लिए कि युद्धपोत का डूबना शर्मनाक क्यों था, पहले जानना होगा कि कौन कौन क्या दर्शाता था। इसका मकसद दुनिया को दिखाना था कि उत्तर कोरिया की नौसेना अब अतीत में नहीं अटकी है। उसके पास आधुनिक शक्तियों से मुकाबला करने के लिए साधन, तकनीक और महत्वाकांक्षा है। कौन कौन जैसे जहाजों का मुख्य उद्देश्य उत्तर
कोरिया के प्रतिद्वंद्वियों, खासकर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को डराना है। बड़े और उन्नत दिखने वाले युद्धपोतों का प्रदर्शन करके उत्तर कोरिया ताकत दिखाना चाहता है और अपने दुश्मनों को डराए रखना चाहता है। नया विध्वंसक जहाज संदेह बढ़ाता है, जिससे देश पूछते हैं उत्तर कोरिया क्या कर सकता है। यह अनिश्चितता उसकी रक्षा रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी हकीकत सबके सामने आ जाती है। उस असफल प्रक्षेपण ने उत्तर कोरिया की सैन्य तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए। अगर उनका सबसे महत्वपूर्ण नया युद्धपोत भी ठीक से लॉन्च नहीं हो सका, तो उनकी नौसेना के बाकी जहाजों के बारे में क्या कहा जा सकता है? उनकी मिसाइलें, टैंक, पनडुब्बियां। अचानक जो शक्ति का प्रतीक माना जा रहा था, वह एक खोखले प्रदर्शन की तरह लगने लगा। सब दिखावे के लिए, लेकिन अंदर से असली ताकत की कमी थी। जैसा कि हमने कहा, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों ने तुरंत समझ लिया। कई विश्लेषकों ने यह बताया कि भले ही उत्तर कोरिया की सेना का आकार बढ़ा है, लेकिन उसके कई नए सिस्टम जल्दबाजी में बनाए गए हो सकते हैं, बिना परीक्षण के, या फिर पूरी तरह से काम न करने वाले भी हो सकते हैं। और किम जोंग उन के लिए ऐसी छवि खतरनाक है। उत्तर कोरिया जैसे देश में शासन की ताकत आंशिक रूप से डर पर टिकी है, लेकिन साथ ही लोगों की धारणा पर भी निर्भर करती है। अगर लोग सेना की ताकत पर शक करने लगें, या इससे भी बुरा, अगर उच्च वर्ग और खुद सेना नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाने लगें, तो यह नियंत्रण की नींव को हिला सकता है। और जैसा कि हमने देखा, कोंगकोन के समुद्र में चलने का कोई वीडियो नहीं आया है, न ही असली समुद्री परीक्षणों के कोई संकेत मिले हैं, और न ही हथियारों की जांच या रडार की कार्यक्षमता के बारे में कोई अपडेट है। संभव है जहाज अभी भी चालू नहीं है और शायद लंबे समय तक नहीं होगा। फिर भी उत्तर कोरिया के जहाजों की मौजूदगी ही क्षेत्र का संतुलन बदल देती है, चाहे वे रूस की मदद से पूरी तरह काम न कर रहे हों। विश्लेषक विक्टर चा के अनुसार परमाणु सक्षम उत्तर कोरियाई बलों की संभावना से दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अपनी सैन्य रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। उन्हें ज्यादा खर्च करना होगा, ज्यादा योजना बनानी होगी, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए उत्तर कोरिया जैसे कड़े शासन में सार्वजनिक असफलता सहन नहीं की जाती। लॉन्च के दिन अगर एक भी गलती हो जाए, तो वो पूरी तरह नियंत्रण के भ्रम के लिए खतरा बन जाती है। इसीलिए ऐसी गलतियां सिर्फ तकनीकी असफलताएं नहीं होती, बल्कि ये बहुत बड़े राजनीतिक जोखिम भी होती हैं। तो उत्तर कोरिया मजबूत दिखता है, लेकिन असलियत दुनिया के सामने पहले ही आ चुकी है।